नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी और खबरों की शुरुआत ऑपरेशन कावेरी से। सूडान में जारी गृह युद्ध के बीच भारतीयों को बड़े पैमाने पर निकालने का काम शुरू हो गया है और सोमवार को 500 भारतीयों को पोर्ट सुडान लाया गया। बहुत से भारतीय पोर्ट सुडान के रास्ते में हैं। भारत सरकार की कोशिशें सभी भारतीयों को सुरक्षित निकालने की है। खार्तूम में भारत का दूतावास भी खाली करना पड़ा है, लेकिन भारतीय राजनयिक सुरक्षित जगहों पर भारतीयों को सलाह और सहायता पहुंचा रहे हैं। वहां करीब 3 से 4 हजार भारतीय फंसे हो सकते हैं। देखिए उमा शंकर सिंह की रिपोर्ट। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खुद ट्वीट कर जानकारी दी कि करीब 500 भारतीय पोर्ट सुडान पहुंच गए हैं और भारतीय रास्ते में हैं। भारत ने इसे ऑपरेशन कावेरी नाम दिया है। सूडान के हिंसा वाले इलाकों से सुरक्षित ठिकानों पर लाए गए भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए कई विकल्प रखे गए हैं। आईएनएस सुमेधा रविवार को ही पोर्ट सुडान पहुंच चुका है। जेद्दाह में भारतीय एयरफोर्स के 2 C-130J एयरक्राफ्ट तैनात रखे गए। दरअसल 15 अप्रैल को सूडान में गृह युद्ध भड़कने के बाद से ही भारत सरकार भारतीयों को निकालने की तैयारी में जुट गई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बाबत बैठक की और विदेश मंत्री ने सऊदी अरब और यूएई जैसे देश और यूएन जैसी एजेंसी से बात की। कोशिश जमीनी रास्ते से भारतीयों को पहले सुरक्षित ठिकानों तक लाने की रही है और फिर वहां से स्वदेश। गृह युद्ध के कारण हमारे अनेकों देशवासी फंसे हैं। हमने ऑपरेशन कावेरी का अभियान शुरू किया है और वहां से हमारे लोगों को सुरक्षित लाने का काम प्रारंभ हो चुका है। सूडान में सत्ता पर कब्जे को लेकर सूडान की सेना एसएएफ और पैरामिलिट्री फोर्स आरएसएफ के बीच जबरदस्त लड़ाई चल रही है। इस बीच भारत अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए सऊदी अरब और यूएई जैसे देश के अलावा यूएन के साथ तालमेल तो बिठा ही रहा है। सूडान में आपस में लड़ रही सेना और पैरामिलिट्री फोर्स से भी मानवीय मदद और सेफ पैसेज के लिए संपर्क में है। सूडान में हालात इतने खराब हैं कि भारत के साथ साथ अमेरिका जैसे देशों ने भी अपने नागरिकों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है। Almost all country and the citizens are having the same difficulty. The airport is non-operational. There is fight. लगभग हर देश के नागरिकों को एक जैसी परेशानियां हो रही हैं। एयरपोर्ट काम नहीं कर रहे हैं। देश में कई जगह युद्ध हो रहा है। हर देश अपने नागरिकों को निकालने के लिए विकल्प खोज रहा है। हम उनकी खार्तूम और नई दिल्ली एम्बेसी के संपर्क में हैं। In close contact with them, whether through the capitals, through their embassies in Khartoum, as well as in New Delhi. सऊदी अरब ने शनिवार को 3 और फ्रांस ने सोमवार को 5 भारतीयों को सुरक्षित निकाला। सूडान में कहां-कहां कितने भारतीय हैं, सुरक्षा वजहों से आधिकारिक तौर पर इसका आंकड़ा नहीं दिया गया है। विदेश मंत्रालय अपने कंट्रोल रूम और खार्तूम में भारतीय राजनयिकों के जरिए भारतीयों के संपर्क में है। कोशिश सभी भारतीयों को सुरक्षित निकालने की है। नई दिल्ली में उमा शंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार विपक्षी एकता की मुहिम में जुटे हुए हैं। सोमवार को वो तेजस्वी यादव के साथ कोलकाता पहुंचे और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिले। मुलाकात के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने कहा कि कोई ईगो नहीं है, सब मिलकर बीजेपी से लड़ेंगे। उन्होंने नीतीश कुमार से गैर बीजेपी दलों की पटना में बैठक बुलाने की भी अपील की है। इसके बाद वो लखनऊ जाकर अखिलेश यादव से भी मिले। देखिए सौरभ गुप्ता की रिपोर्ट। एक व्यस्त दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए, जिन्होंने विपक्षी दलों को एक साथ लाने का जिम्मा उठा रखा है। इसी सिलसिले में ममता बनर्जी के साथ उनकी मुलाकात तकरीबन 45 मिनट तक चली। मुलाकात के बाद ममता ने कहा कि विपक्षी दलों के बीच ईगो की कोई समस्या नहीं है और सबका लक्ष्य बीजेपी को मात देना है। हम तो नीतीश जी को यही रिक्वेस्ट किया है कि नीतीश जी देखिए, जयप्रकाश जी का जब मूवमेंट हुआ था बिहार से हुआ था। अगर हम बिहार में और पार्टी मिलके मीटिंग करें, एक पहले घरवा मीटिंग, उसका बाद में तैयार करें, बाद में कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या मैनिफेस्टो है, वो सब बाद में बताएंगे। तो अच्छी बातचीत हुई है और फिर इसके आगे आवश्यकता अनुसार जब होगा तो हम लोग सब एक साथ और अन्य पार्टियों को सबको एक साथ करके और बैठ करके बातचीत भी करेंगे और आगे के बारे में तय करेंगे। यही बात हुई है।
लेकिन चुनौती बड़ी है। सूत्रों का कहना है कि एक उम्मीदवार एक सीट का फॉर्मूला बंगाल में टेढ़ी खीर होगा। कांग्रेस और सीपीएम टीएमसी का विरोध करते हैं और बीजेपी का मुकाबला करने के नाम पर भी उनका साथ आना आसान नहीं होगा। क्या नीतीश कोई समझौता करवा सकेंगे? ममता बनर्जी आशावादी हैं। पहले एक साथ में एक मैसेज कर देना है कि हम लोग सब एक साथ में है। हम तो पहले से आप लोगों को कह चुका कि हमारा इसमें कोई ऐतराज नहीं है। हम चाहते हैं बीजेपी 0 बन जाए। कोलकाता से लखनऊ नीतीश कुमार समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के साथ भी बैठे। उत्तर प्रदेश, बंगाल और बिहार से मिलाकर 162 सांसद चुने जाते हैं। लगातार गलत आर्थिक नीतियों के कारण किसान, गरीब मजदूर तकलीफ और परेशानी में है, संकट में है। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और इस भारतीय जनता पार्टी को हटाने में हम आप लोगों के साथ हैं। कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ प्रचार प्रसार हो रहा है, तो वैसी स्थिति में अधिक से अधिक पार्टियों के साथ बातचीत चल रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव विपक्ष दलों के लिए अहम चुनाव है, इसीलिए आपस में मतभेद होने के बावजूद वो कांग्रेस के साथ एक साथ काम करने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए तैयार है। साथ साथ वो नीतीश फॉर्मूला पर, जिससे विपक्ष की तरफ से हर संसदीय क्षेत्र में सिर्फ एक ही विपक्ष के कैंडिडेट खड़ा करने की एक प्रस्ताव है, उस पर भी वो चर्चा करने के लिए तैयार है। कैमरा पर्सन अनिरुद्ध त्रिपाठी के साथ कोलकाता से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। और अगली खबर कर्नाटक से, जहां अमित शाह बीजेपी के लिए डैमेज कंट्रोल करने में लगे रहे। सोमवार को उनका रोड शो चला। इसके पहले वो लिंगायतों की तुष्टि करने में लगे रहे। उधर कांग्रेस की कोशिश लिंगायतों का खोया भरोसा फिर से हासिल करने की है। इन सब के बीच आरोप प्रत्यारोप और सवालों का सिलसिला जारी है। गत चुनाव में आपने जेडीएस को जिताया, अंत में क्या हुआ? कांग्रेस के साथ। कर्नाटका के चामराजनगर में अमित शाह की इस रैली में भारी भीड़ उमड़ी। अमित शाह चामुंडेश्वरी देवी के मंदिर भी पहुंचे। इससे पहले हासन में उन्होंने फिर एक बार मुस्लिम आरक्षण खत्म करने की बात कही। उधर रविवार को राहुल गांधी बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए जगदीश शेट्टार के साथ दिखे। फिर लिंगायतवाद के संस्थापक बसवण्णा की समाधि पर पहुंचे, कूडला संगम के दर्शन किए। बीजेपी ने इस पर भी एतराज किया। मैं वापस राहुल गांधी जी को पूछता हूँ, बसवेश्वर के बारे में आपको क्या जानकारी है? बसवेश्वर में सभी समाज को एक साथ लेके जाने का वादा किया था, एंड किया भी है, स्वतः किया है। एंड आप एक धर्म के लिए ज्यादा काम करने वाले हैं। वोट बैंक राजनीति आप किया है। दूसरी तस्वीर भी हाल ही की है, जब अमित शाह येदियुरप्पा के घर पहुंचे। फूलों का गुलदस्ता येदियुरप्पा से लेकर उनके बेटे विजेंद्रा को दिया, दिल जीत लिया। तनाव वकलिगा नेता और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि के बयान से पैदा हुआ था, जिसमें उन्होंने येदियुरप्पा और उनके बेटे विजेंद्रा पर सीधा हमला बोला था। मामला रफा दफा हो गया, लेकिन इसके बाद की घटनाओं ने लिंगायतों और बीजेपी के बंधन पर सवालिया निशान लगा दिए। येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद से बीजेपी ने हटाया। लिंगायतों की नाराजगी स्वाभाविक थी, लेकिन मामला बिगड़ा जब पूर्व मुख्यमंत्री और लिंगायत नेता जगदीश शेट्टार और पूर्व उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। पार्टी ने बहुत कुछ दिया। एक व्यक्ति को डिप्टी सीएम बनाया है असेंबली हारने के बाद भी, और दूसरे को डिप्टी सीएम तक बनाया, चीफ मिनिस्टर तक बनाया, और उसके बाद पार्टी छोड़ के जाना ये उनके लिए चिंता का विषय है। कांग्रेस अपने लिए इसे एक बड़ा मौका मान रही है, क्योंकि कुछ ऐसे ही हालात 1989 में बने थे, जब कद्दावर लिंगायत नेता वीरेंद्र पाटिल के नेतृत्व में कांग्रेस ने 224 में से 178 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी की थी। लेकिन अगले ही साल राजीव गांधी ने उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया था।
क्योंकि कर्नाटका कांग्रेस के ज्यादातर नेता वीरेंद्र पाटिल के खिलाफ हो गए थे। वीरेंद्र पाटिल ने लिंगायतों को समझाया कि ये उनका अपमान है और यहीं से कांग्रेस और लिंगायतों के बीच रिश्ते बिगड़े। अब जबकि दो बड़े लिंगायत नेता बीजेपी से अलग हुए तो कांग्रेस ने इसे तूल पकड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। One thing is clear. एक चीज साफ है कि बीजेपी ने लिंगायत लीडरशिप की अनदेखी की है, उनको सम्मान नहीं दिया है। लक्ष्मण सावदी हो या जगदीश शेट्टर या फिर येदियुरप्पा, लिंगायत समुदाय के सभी नेताओं को जानबूझकर अपमानित किया गया है। कांग्रेस लिंगायतों के खोए भरोसे को जीतने की कोशिश कर रही है तो वहीं बीजेपी लिंगायतों के अपने जनाधार को बनाए रखने की कोशिश करती नजर आ रही है। लिंगायतों के बड़े नेता येदियुरप्पा इस बार चुनावी राजनीति में नहीं है। ऐसे में लिंगायतों को एक ऐसे नेतृत्व की तलाश है जो उनके वर्चस्व को बरकरार रख सके। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। और अगली खबर नॉर्थ ईस्ट से, जहां मौसम ने ऐसी करवट ली है कि हर तरफ तबाही का मंजर है। एक हफ्ते पहले पूर्वोत्तर भारत के कई इलाकों में यह हाल था कि गर्मी और लू से लोग परेशान थे और इस हफ्ते भारी बारिश और तूफान ने ऐसी तबाही मचाई है कि लोगों के घर परिवार उजड़ गए। संजय चौधरी और रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट देखिए। पिछले हफ्ते पूर्वोत्तर भारत के कई इलाकों में असामान्य तापमान महसूस किया। गर्मियों की शुरुआत में ही कई जगहों पर सीजन का उच्चतम तापमान पहुंच गया। रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका असर पड़ा। हफ्ते भर पहले इस इलाके में तापमान सामान्य से 4-5 डिग्री ज्यादा था, लेकिन इस हफ्ते अलग ही नजारा है। बारिश और तूफान की वजह से सैकड़ों घरों को भी नुकसान पहुंचा है। तबाही की तस्वीरें सबके सामने हैं। अपर असम का तिनसुकिया इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, जहां पेड़ गिरने की वजह से सड़कें ब्लॉक हैं, स्कूल बंद है, बिजली सप्लाई पर बुरा असर पड़ा है। 24 साल के विकास प्रसाद, उनका 4 सदस्यों का परिवार तिनसुकिया के बंगला इलाके में एक झुग्गी में रह रहा था। एक पेड़ गिरने की वजह से दिहाड़ी मजदूर विकास का सब कुछ लुट गया, लेकिन किसी तरह उसका परिवार सुरक्षित है। घर सारा टूट गया है, सारा गाछ से चपटा हो गया है और हम लोग का पास रहने उड़ने का कुछ भी ये साधन नहीं है, खाने पीने का कुछ भी नहीं है। ऊपर अपनी असम में भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है, इसलिए हम लोग का काम करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है और रोजी रोटी के लिए बहुत ज़्यादा ये दिक्कत है। All the lifeline roads to Tinsukia town was snapped. तूफान जबरदस्त था। पेड़ गिरने की वजह से तिनसुकिया की सभी सड़कें ब्लॉक हो गई। हमारी प्राथमिकता बिजली सप्लाई को बहाल करने की है। हम देख रहे हैं कि इस इलाके में आए दिन तूफान आने लगे हैं, जिनकी वजह से बहुत नुकसान हो रहा है। पिछले हफ्ते ही उत्तर पूर्व के कई हिस्सों में तापमान तेजी से बढ़ रहा था और गर्मी के कारण लोग घरों से निकल नहीं पा रहे थे। स्कूल भी बंद कर दिया गया था कुछ राज्य में और अब उत्तर पूर्व के बहुत हिस्सों में आंधी तूफान के चपेट में आ गए हैं लोग। त्रिपुरा, असम, मणिपुर और मिजोरम में आंधी तूफान हुए हैं। सबसे ज़्यादा प्रभावित है असम का तिनसुकिया जिला, जहां में जान माल का नुकसान भी हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ की कमी की वजह से आंधी तूफान आते हैं, लेकिन अब हमारे रिसर्च बता रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से नमी खत्म हो रही है। उत्तर में हिमालय और पूर्व में पहाड़ हैं, जिससे इन इलाकों में तेज तूफान आ रहे हैं। आईआईटी की एक स्टडी के मुताबिक तिनसुकिया देश के उन 25 जिलों में से एक है जिनकी आबो हवा बदलने की वजह से सबसे ज्यादा खतरे में माना जा रहा है। तिनसुकिया से संजय चक्रवर्ती और रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट। और अगली खबर राजस्थान से। राजस्थान में इस साल 2 गुने से ज्यादा पर्यटकों के आने की उम्मीद है। इनमें स्थानीय ही नहीं विदेशी पर्यटक भी होंगे। कोविड के बाद इस साल बड़ी मात्रा में पैलेस ऑन व्हील्स जैसी ट्रेन के लिए एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। साथ ही पर्यटन की दृष्टि से राज्य नए स्थल और नए वन्य जीव अभयारण्य को भी विकसित कर रहा है। जयपुर में ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार का आयोजन 3 साल बाद हो रहा है। कोविड के बाद पहली बार हुए इस उद्योग मेले में 50 देशों से 280 फॉरेन टूर ऑपरेटर्स ने हिस्सा लिया है।
कोविड के 2 साल बाद अब पर्यटन व्यवसाय उड़ान भर रहा है। मंदी के दौर से गुजर रहे पर्यटन क्षेत्र को अब उम्मीद है कि 2023 और 2024 का साल पर्यटन के लिए अच्छा रहेगा। जयपुर में आयोजित ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार में आए विशेषज्ञों का मानना है कि इस साल दुगने से ज्यादा पर्यटक देश में आएंगे। I think the period September 23 to April 24 is going to be boom time. सितंबर 2023 और अप्रैल 2024 बूम रहेगा, लेकिन कोविड के पहले जैसे तहत वैसा रहेगा। पहले वीजा का प्रॉब्लम था, लेकिन अब सब कुछ सही है। लोग चीन नहीं जा रहे हैं। 60 मिलियन टूरिस्ट चीन जाते थे। अगर वो इस तरफ आए तो हमारे लिए अच्छा है। China used to get 60 million tourists into the country. Even if a portion of that decides to travel to our part of the world, that includes us, Sri Lanka, Thailand, Vietnam, Egypt, wherever, I think that is definitely going to be a positive. पर्यटन में बढ़ोतरी के अब कई कारण हैं। कोविड खत्म हो चुका है और चीन जैसे देश विदेशी पर्यटक जाना नहीं चाहते हैं। साथ ही लोग घर में बैठ के ऊब चुके हैं। I think post-COVID people were really still quite cautious. कोविड के बाद लोग थोड़े सतर्क थे, लेकिन अब लग रहा है कि घर में बंद थे। पैसे भी इकट्ठा हो गए हैं, लेकिन अब जीने की इच्छा है, आजाद होना चाहते हैं। We're obviously seeing in England, as in other parts of the world, we're actually seeing an increase of cost. But people decided they want to live their lives. राजस्थान में पर्यटन से जीडीपी का 13% आता है और इसमें पिछले 2 साल भारी गिरावट आई थी। 3 साल के अंतराल के बाद GITV का आयोजन किया है और हमारा ऑब्जेक्टिव ही ये है कि जो प्री कोरोना टाइम्स में हमारा इंटरनेशनल टूरिस्ट का फुटफॉल था, उसको हम लेवल को न केवल रीच करें बट उसको क्रॉस भी करें। मार्च 2022 के बाद वीजा रिस्ट्रिक्शंस वगैरह जब हटाए गए थे और हमारा टूरिस्ट सीजन आपको पता है अक्टूबर ऑनवर्ड शुरू हुआ था इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए, उसके बाद ही 4.5 लाख के करीब टूरिस्ट इंटरनेशनल टूरिस्ट राजस्थान में आए हैं। प्री पैंडेमिक टाइम में हमारे ऑलमोस्ट 15 लाख से करीब फॉरेन टूरिस्ट आते थे। बट यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूंगी कि इस दरमियान जो डोमेस्टिक टूरिस्ट है उसका फुटफॉल कई गुना बढ़ा है, ऑलमोस्ट 102% वृद्धि हुई है। तो और अब आप देखेंगे, जयपुर में देखेंगे, कहीं पे भी देख लेंगे, जो हमारी होटल्स वगैरह है उसमें दे आर ऑलमोस्ट फुल। साथ ही राजस्थान अपने वन्य जीव अभयारण्यों को विकसित कर रहा है। टाइगर देखने के लिए लोग सरिस्का और रणथंभौर तो जाते ही हैं, अब तेंदुए को देखने के लिए भी अलग अलग अभयारण्य तैयार हो गए हैं। साथ ही सरिस्का में टाइगर के अलावा अब रीछ भी बसाया जा रहा है और धौलपुर के पास चंबल नदी में घड़ियाल देखने के मौके भी तैयार किए जा रहे हैं। इससे उम्मीद है कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था, जो काफी हद तक पर्यटन पर निर्भर है, दोबारा उभरेगी। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, NDTV इंडिया। और अगली खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान के स्वात में एक धमाका होने की खबर आई है, जिसमें 20 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर मिली है। सरकारी तौर पर अभी 8 पुलिसकर्मियों की जान गई है। ये धमाका स्वात के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के दफ्तर में हुआ है।